हमारे ओपन मीडिया नेटवर्क चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओपन मीडिया के अकाउंट द्वारा सोशल मीडिया के साथ लिंक कर सकते हो। हमारे वेबसाइट URL openmedian.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए बेसिक कॉल के नंबर पर या हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। फैक्ट रिपोर्ट की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। साथियों, जो ही अगली कड़ी शुरू हो गई, इससे पहले मैं बता दूं कि पिछली कड़ी में क्या क्या बताया गया था और एक ब्यौरा जो जहां तक हमने इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, आप लोगों के सामने बताया गया था कि किस तरह से कार्मिक भाइयों को एक सुरक्षा का माहौल देने के लिए और उनके जीवन में और जितनी भी तकलीफ़ें होती है, जितनी भी मुसीबतें आती हैं, उन सब मुसीबत को एक सुरक्षा के दायरे में रखने का जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी दिया जाता है। तो वो जिम्मेदारी मतलब किसी भी तरह का जो सुरक्षा होता है, जो भी रिस्क होता है, वो रिस्क कवर करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 16 लेबर लॉज के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। हालांकि अभी 16 लेबर लॉ के बारे में हम पूरा का पूरा जिक्र तो नहीं करेंगे, पर जो ज़रूरी चीज़ है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं। तो साथियों, जो लेबर लॉज हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, यानी कि जो कार्मिक की सुरक्षा के लिए जो होता है, उसमें उनकी सुरक्षा या उनके जो सुरक्षा प्रावधानों के साथ में जो कुछ कानून बनाए जाते हैं, वो कानून का सिलसिला हर साल हर बार चेंज होता रहता है, हर बार तब्दीली आती रहती है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से कानून हैं वो, जो हम कुछ संक्षेप में जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जाते हैं कोई भी मैटर्स वगैरह होता है, कोई भी लेबर से जुड़ी समस्याएं जितनी भी होती है, वो सब समस्याएं वहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत प्रावधान में दिया गया है। और ये हर लेवल में, हर जिले स्तर में होता है, या फिर जिले स्तर से ऊपर फिर स्टेट लेवल में और फिर सेंट्रल लेवल, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन में, कुछ राज्य सरकार के अधीन, और कुछ वैसे सभी के सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन ही आती है। एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ये एक और प्रावधान है जहाँ पर कार्मिकों की समस्या का समाधान में उनके साथ में अगर कोई भी गलत व्यवहार होता है, या फिर उनके साथ में कोई छेड़खानी होती है, या तकलीफ होती है, या फिर उनको शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई परेशानी होती है, या फिर हॉस्पिटलाइजेशंस वगैरह होता है, मेडिकल्स में कोई प्रॉब्लम होता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट दिया जाता है, जहाँ पर कि जिन कार्मिकों के ऊपर अत्याचार या फिर कानून का उल्लंघन, प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, उसको कंपनसेट, यानी कि उनको मुआवजा देने का प्रावधान किया हुआ है। कुछ हर साल में एक बोनस एक्ट होता है, जो हालांकि हर एक कंपनी को जो इस बोनस एक्ट के अंतर्गत आती है, मतलब बड़ी छोटी मोटी कंपनी भी आ सकती है, बड़ी कंपनी आ सकती है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी संस्थाएं आती हैं, ये सब बोनस एक्ट में आती है। पर बोनस एक्ट में भी बहुत सारी दिक्कत होती है और लोगों को
कहीं कहीं पर भी बहुत बहुत बार पता चलता है कि या तो बोनस दिया नहीं जाता है या फिर या कम दिया जाता है। तो उस किस्म के जो हाल होते हैं उसमें बोनस प्रावधानों के हिसाब से काम चलता है। पेंशन एक्ट होता है, मतलब ये सर्विस ख़त्म होने के बाद का जो होता है उस चीज़ पर होता है। हमारी सर्विस जब ख़त्म हो जाती है, वो सर्विस ख़त्म होने के बाद में हमें पेंशन मिलता है। ग्रेच्युटी एक्ट, और यस ग्रेच्युटी एक्ट भी है जो हमें एक पर्टिकुलर लेवल पर एक सर्विस के तौर पर एक मानदेय दिया जाता है, जो हर प्रत्येक व्यक्ति को वैसे कहा जाए तो प्रत्येक कार्मिक को जिन्होंने 5 साल या 5 साल के ऊपर जिन्होंने काम किया, तो उसका उनको लाभ मिलता है। फिर कुछ ESIC यानी ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट होता है, जहाँ पर मेडिकल्स या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर जो भी कुछ होता है, वैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज की LIC इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस, ये वैसे लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं होती है, पर ये होता है जनरल इंश्योरेंस की तरह, जो कोई एक्सीडेंटल डेथ या फिर मेडिकल रिएम्बर्समेंट वगैरह जो होता है, जो अस्पताल में खर्चा वगैरह निकालना है, या फिर छोटी मोटी बीमारी या बड़ी सी बीमारियाँ, इस पर जो भी कुछ होता है, या इस एक्ट के तहत कुछ हॉस्पिटलों का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को एक किस्म का एक सहूलियत दिया जाता है। इसके साथ में आता है हमारा EPF यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ये है हमारा 2 किस्म के प्रोविजन फंड होते हैं यहाँ पर चलता है, एक सरकारी और गैर सरकारी योग के लिए। और सरकारी योग के लिए तो EPF होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और इसी के साथ में माफ़ कीजिएगा, गैर सरकारी योग के लिए EPF होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। साथ ही में अगर कोई सरकारी संस्था से जुड़ा हो तो उन कार्मिकों के लिए होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, जो उनको दिया जाता है। और इसके तहत उन पर कुछ जो डिपॉजिट्स होती है, और उस डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट वगैरह होता है, वो इंटरेस्ट का लाभ कार्मिक को मिलता है। प्रोफेशन टैक्स एक्ट वगैरह है, ये एक्चुअली कोई इनकम नहीं है, पर एक कंट्रीब्यूशन होता है, एक किस्म का एक भागीदारी होती है राज्य को या सरकारों को थोड़ा सा कुछ टैक्स के तौर पर दे दें, ताकि उस प्रावधान के साथ में जो भी उनका रिजर्व्स होता है काम करने के लिए, और लोगों के लिए तो मतलब उनके बजट के प्रोविजन की सबसे हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। साथ ही एक होता है रिवाइज्ड पे स्केल, जो पिछली बार मैंने कहा था कि हर 10 साल में एक पे स्केल के लिए फिर से उसे रिवाइज किया जाता है, यानी कि उसे, क्योंकि जो वेतन भोगी होते हैं, जो वेतन निर्धारित होता है, वो वही वेतन हर साल के लिए नहीं लागू हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती रहती है। फिर आपको पता है कि कितने सारे समस्या आती है जब कोई महंगाई होती है, और हर साल में कहो या कहो महीने में, मतलब हर वस्तुओं पर, हर सर्विसेज पर जो बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए एक प्रावधान किया जाता है कि हर 10 साल में इनको पे कर, एक कमीशन के हिसाब से इनका पे स्केल बढ़ दिया जाए। तो पे स्केल के हिसाब से मतलब उनका जो मानदेय होता है या फिर वेतनदेह होता है, उसे हर साल बढ़ाने के लिए, हर 10 साल में बढ़ाने की सिफारिश एक कमीशन का गठन होता है, और कमीशन के गठन के द्वारा
ये निर्धारित करते हैं कि किन किन लोगों को कितने वेतन में बढ़ोतरी किया जाएगा। इसी चीज़ को और भी अच्छी तरह से समझा देंगे हम लोग कंडक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज के साथ में, क्योंकि हर हर कर्मचारियों को जो अकाउंटेबिलिटी और इनका लेखा जोखा जो होता है, जिसके ऊपर लेखाधिकार होते हैं, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिलाधिकारी होते हैं, या फिर स्टेट लेवल में होते हैं, इन सभी लोगों को हम बहुत तो इन सब लेखा जोखा के लिए एक कार्यालय का गठन होता है और कार्यालय में काम सब चलता रहता है, पर वो उसका मापदंड भी तय होता है कि कौन से प्रावधान किन किन व्यक्तियों को, किन किन लोगों को, किन किन कार्मिकों को दिया जाएगा, और उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो उस चीज़ को हम एक अलग तरीके से कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ दिक्कतें होती है तो वो दिक्कतों के लिए हम हमारे संबंधित जिलाधिकारी या फिर जो डिपार्टमेंट होती है उनके पास हम हमारा शिकायत वगैरह दर्ज कर सकते, तो ताकि हम अधिकारियों के साथ में बात कर सकें और कहें कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उसमें। तो अगर देखा जाए तो कंडक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज जो है पूरे का पूरा एक किस्म का कार्यालयीन का काम है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं। इसी के साथ में फाइनेंस कोड होता है कि हर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार हो या फिर जिला स्तर के जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, तो ये सब भी अपने किस्म के अपना एक बजटरी प्रोविजंस किया जाता है और उसी के मापदंड से वेतन का पूरा एक निर्धारित प्लान किया जाता है, और ये चलता है एक फाइनेंस बोर्ड के थ्रू से, जो वित्त मंत्रालय या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के थ्रू से चलता है। इसके साथ में छोटा सा चीज़ चलता है इनकम टैक्स, जो कि ज़रूरी है कि जो इंसान एक सीमित तो वो सीमित सारणी तक रहता है। अगर वो सीमा पार कर चुके तो टैक्स लायबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो टैक्स लायबिलिटी की बेसिस पर उस पर इनकम टैक्स लागू किया जाता है। तो लोगों को बताया जाता है, कार्मिकों को, कि किस तरह से इनकम टैक्स, हालांकि चौथे श्रेणी और तीसरे श्रेणी के लोगों को, कार्मिकों को इनकम टैक्स की ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं होती है, लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उस सीमा के दायरे से थोड़े बाहर रहते हैं, तो कोई तरीका इसमें कोई दिक्कत। लेकिन फिर भी एक इनकम टैक्स एक अलग सा प्रोविजन है जिसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर तो जैसे जैसे प्रावधान चलते रहते हैं, हम जब इसके कुछ आने वाले कुछ दिनों में जो हम इस केस को आगे बढ़ाते रहेंगे या फिर इसके सीरीज को जब आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे कोई किसी लेबर लॉ का एक अलग सा सेक्शन होगा जहाँ पर हम लोग हर एक लेबर लॉस पे, मतलब जो कार्मिकों का कानून होता है, उस पर हम चर्चाएं करते रहेंगे अलग अलग स्तर पर। तो होता ये है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि कहाँ पर, कैसे और किस जगह पर इन कानूनों को, इन प्रावधानों को हम लोग सुनिश्चित करें कि हमें किस कानून के दायरे पर, या फिर वो कौन सा अधिकार है जो हम हमारे लिए
ले सकते हैं। जो जो हमने प्रावधान के अनुसार जो दिया है, जो प्रोटोकॉल की तरह दिया है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया, जो संविधान ने हमें दिया है, जो हमारे नेचुरल जस्टिस ने लिखा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे नेचुरल जस्टिस पर, क्योंकि कार्य का काम एक डेफिनेशन होता है वर्क का, और उस पर हम लोग एक बहुत ही अच्छा विचार मंथन करके उस चीज़ पर भी हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन वो विचार करने के लिए हम हर इंसान, हर व्यक्ति जो है वो पारंगत नहीं होता, उसे इतनी जानकारी नहीं होती है कि वो किस चीज़, क्योंकि उनका काम नहीं होता है, क्योंकि हर एक इंसान का एक अपना अपना एक स्पेशलिटी होता है, एक अपना एक विशेषताएँ होती है जिनके द्वारा वो उस चीज़ में उत्तीर्ण होता है, या फिर उस चीज़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान लगाता है, काम करता है, और जो काम है उस काम को। तो ऐसे काम करने के लिए भी कुछ लोगों का एक अलग सा सिस्टम बना हुआ है और कुछ प्रावधान दिए हुए हैं, और फिर इसके साथ में कुछ लोग, एक स्पेशल लोग होते हैं जो यहाँ पर आते हैं। हम उन लोगों के बारे में जिक्र करेंगे जो और खास करके ये जो लोग हैं, इन लोगों का इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो इस चीज़ पर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करते हैं। क्यों हम लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते? दिक्कत ये होती है कि कभी अगर कोई मसला होता है, और ये डिफरेंट लेवल होता है, हर इंसान के पास जाना, मतलब हर व्यक्ति के पास जाना, हर वो स्पेशलिटी, वो प्रोफेशनल के पास जाना, या वो काउंसलर के पास जाना, जैसे हम देखते हैं, तो वो कुछ खासकर ये सब जो लोग होते हैं, इस किस्म के प्रोफेशनल्स, ये सब संपन्न देशों में होता है, लेकिन भारत जैसे देशों में बहुत दिक्कत होती है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को एक नए तरीके से लेकर आए, जहाँ पर हम हर लोगों को उनके अधिकार या उनका हक के बारे में बताए, या ऐसा करें। और ऐसे कुछ लोगों के साथ में करते करते हमने देखा है कि कहीं पर भी ये दिक्कतें आती है, और आते आते हमने कुछ ऐसे केसेस को हैंडल किए जहाँ पर हमें पता चला कि ये मसला क्या होता है, और किस तरीके से हमारे ये जो लेबर लॉ का जो एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, यानी कार्मिकों को प्रताड़ना करना, या फिर उनके साथ में भेदभाव करना, और पूरे के पूरे जितने भी हमारे जो कानून हैं या प्रावधान हैं उनका उल्लंघन करना, तो ये बहुत ही ज़ोर शोर से चलता रहता है, और इतना होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस हमारे पास आए, और आते आते हमने कुछ ऐसे केसेस पर हैंडल करते हुए हमने देखा है, और उस करते हुए हमने जब इन केसेस पर का ब्यौरा जब हमने अपने हमारे हस्तक्षेप में लेकर आए, तब पता चला कि ये कुछ अजीब सा केस चल रहा है पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में। तो इसी चीज़ को हम लोग ने ध्यान में रखते हुए एक नया आयाम के बारे में सोचा है, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री। और फैक्ट्री के द्वारा हम लोग ने एक फैक्ट रिपोर्ट बनाने का एक जिम्मेदारी उठाई है, और लोगों के सामने उस जिम्मेदारी का बखूबी से लोगों के सामने लेकर आए, और आपको जानकारी देते रहे समय समय पर। तो जो कार्मिकों का सबसे बड़े दिक्कत होती है, उनका एक रिस्क एलिमेंट होता है। इस रिस्क एलिमेंट में खतरा बहुत होते हैं, और वैसे भी ज़िंदगी तो बहुत ही खतरनाक होती है। लोग खतरा
तो इसी रिस्क एलिमेंट केस को कवर करने के लिए एक सुरक्षा का एक प्रारूप होना चाहिए, और वो प्रारूप के लिए को निर्धार करने के लिए होता है हमारा ये कार्मिक के प्रावधान, कार्मिक के कानून, जो उनकी सुरक्षा, उनकी समस्या या फिर उनका जो निराकरण है उसके लिए वो दिया जाए, और उन जो भी कार्मिक हैं उन लोगों को उनका हक मिले, या फिर जिसको हम कहते हैं कि उनका अधिकार उनको मिल जाए। इसीलिए एक प्रयास होता है। पर ऐसे प्रयासों में ही किस किस किस्म की तकलीफ़ें आती हैं कार्मिकों को, और किस तरह से उनको जूझना पड़ता है हर वक्त में, जहाँ पर उनको पता चलता है कि ये दिक्कत है, पर इस दिक्कत में मेरी समस्या का निराकरण करने वाला कोई है या नहीं। क्योंकि हर जगह में जब हम जाएं तो एक कॉम्पिटेंसी होती है और वो एक्सपर्टीसी होती है, और वो सब अगर ना मिले तो हर इंसान को तकलीफ होती है। और अभी हम आपको इसी के चलते कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिक्र करते हैं, और एक ऐसा केस जो हमारे सामने मोटा मोटी आया है, जिसे देखकर हमने सोचा कि इस किस्म का प्रताड़ना वाकई में ही बहुत ही दुखदायी और बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं, ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं, जैसे कई सारे कार्मिक होते हैं, और ख़ास करके जो थर्ड या फोर्थ यानी कि तीसरे या चौथे श्रेणी के जो कार्मिक होते हैं उनके साथ में होता है उनके साथ। तो अगले सेक्शन में मैं आपको लेकर चाहूँगा एक ऐसे केस स्टडी पर जो कार्मिक के कानून पर किस तरीके से कुछ प्रावधानों का, कुछ कानूनों का उल्लंघन करते हुए किस तरीके से किसी कार्मिक को किस हद तक सताया जा सकता है। दोस्तों, एक रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसे कुछ केस में एक जजमेंट भी दिया हुआ था, जिसमें तकरीबन 40 साल तक एक केंद्र सरकार के एक पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी के साथ में ऐसे कुछ हादसे हुए, और उनके साथ में इतना बुरा बर्ताव किया गया जो तकरीबन 40 साल तक उनको सताया गया। और एक बार अगर कोई केस अगर लड़ते रहें तो 40 साल तक केस लड़ना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। आप समझ सकते हो कि कितने लोगों को क्या क्या खोना पड़ता है, और इतने सब खोने के बावजूद भी अगर हमारा हक अगर हमें ना मिले तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय होता है। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि बस ऐसे बहुत सारे केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होता है, पर हालांकि हर केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर सॉल्व होते भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इनकी धांधलियाँ चलती है। और कैसे धांधलियाँ चलती है उस धांधली के ऊपर हम लोग हमारा एक आई वॉच करेंगे, हम उसकी निगरानी देखकर बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे केसेस हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ना आए।